योगांजलि क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है प्राणायाम। तो हमने पहले वीडियो में प्राणायाम के देखा कि प्राणायाम के नियम और उनके फायदों के बारे में, और सेकंड वाले वीडियो में देखा कि प्राणायाम में हमें मंत्र पठन से कैसे समाप्ति करनी है। तो ये वीडियो में हम देखते हैं प्राणायाम को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें दीर्घ श्वास करना है, लेकिन उससे पहले हमें जो अच्छा लगता है उस आसन में बैठना है, जैसे कि सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन। हमें जो पसंद है वो आसन में हमें बैठना है, और जो हमें पसंद है वो मुद्रा हमारे प्रकृति के अनुसार लेनी है। उसके बाद हमें दीर्घ श्वसन का अभ्यास करना है। दीर्घ श्वसन के अभ्यास के पहले हमें रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। अगर हम रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रखेंगे तो हमें प्राणवायु बहुत अच्छे से नहीं मिलेगा और एक जगह पे वो लॉक हो जाएगा, तो हमें प्राणवायु बिल्कुल अच्छे से नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखते हैं दीर्घ श्वास को कैसे किया जाता है। दीर्घ श्वास को आप जितना ज्यादा करते हैं, इससे ज्यादा आप कितना लंबा करते हैं, इसके ऊपर बहुत ही उसके लाभ होते हैं। दीर्घ श्वास आप 20-25 इतना करने से ज्यादा आप कम 5 ही कीजिए, लेकिन बहुत ही दीर्घ से कीजिए। तो देखते हैं दीर्घ श्वास को कैसे किया जाता है। तो दीर्घ श्वास जितना आप लेते हैं उससे 2 गुना आपको दीर्घ श्वास को छोड़ना होता है। तो देखते हैं दीर्घ श्वास को कैसे किया जाता है। उसके बाद आता है कपालभाति। कपालभाति हमारे पूरे शरीर के लिए ही अच्छी होती है। तो कपालभाति प्राणायाम में हमें पेट से स्ट्रोक लगाना होता है, तब हमारी सांस बाहर आने लगती है। तो कपालभाति प्राणायाम अभ्यास से बहुत ही अच्छा आने लगता है। कपालभाति एकदम तेज से नहीं करनी चाहिए और एकदम धीरे धीरे भी नहीं करनी चाहिए। हर 1 सेकंड को 1 स्ट्रोक कपालभाति का जरूर बैठना चाहिए, और कम से कम हमें 7 मिनट कपालभाति जरूर करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हम 20 मिनट भी कपालभाति कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों के दिनों में हमें ज्यादा कपालभाति नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं कपालभाति को कैसे किया जाता है। तो ये है कपालभाति प्राणायाम। उसके बाद हम देखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे सर्दी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छी है, लेकिन अगर गर्मी की प्रॉब्लम है और हमें बीपी की प्रॉब्लम है तो भस्त्रिका बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम को कैसे किया जाता है। सांस को भरना है और श्वास को एकदम जोर से छोड़ना है। तो ये है भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद हम करते हैं मूलबंध प्राणायाम। मूलबंध प्राणायाम यानी यूरिन और टॉयलेट की जगह को खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। कम से कम 10 तो हमें मूलबंध जरूर करनी चाहिए। उसके बाद हम करते हैं त्रिबंध प्राणायाम। त्रिबंध प्राणायाम को हमें योगा टीचर की सलाह के अनुसार और उनके देखरेख में ही करना चाहिए, लेकिन हमारी जानकारी के लिए हम त्रिबंध प्राणायाम कैसे करते हैं देखते हैं। हमारा मूलबंध, हमारा जालंधर बंध और उड्डयन बंध को हमें खींचना है। श्वास से हमें एकदम से खींचना है और त्रिबंध को करना है। मूलबंध लगने की वजह से हमारे मूलाधार से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो कम होने लगते हैं, यूरिन टॉयलेट के प्रॉब्लम कम होने लगते हैं, और हमारे उड्डयन बंध से पेट के प्रॉब्लम कम होने लगते हैं, और जालंधर बंध से हमारे गले से रिलेटेड प्रॉब्लम कम होने लगते हैं। तो देखते हैं त्रिबंध को कैसे किया जाता है। श्वास को भर के, श्वास को एकदम जोर से छोड़ के हमें त्रिबंध में मूलबंध, उड्डयन बंध को अंदर खींचना है, और जालंधर बंध हमारे चिन्ह को हमारे गले के पास लेके जाना है। तो ऐसे हम त्रिबंध कर सकते हैं। त्रिबंध के बहुत सारे फायदे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कैसे किया जाता है। तो हम श्वास को गले से आवाज करते करते लेना है, और आवाज करते करते गले से हमें, नाक से हमें श्वास को छोड़ना है। तो उसको बोलते हैं उज्जाई प्राणायाम। गले से रिलेटेड उज्जाई प्राणायाम करने से गले से रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स हमारे कम होने लगते हैं। थायराइड में भी बहुत ही अच्छी उज्जाई साबित होती है। तो देखते हैं उज्जाई प्राणायाम को कैसे किया जाता है। उज्जाई हमको कम से कम 5 तो जरूर करनी चाहिए। उज्जाई हम जितने ज्यादा काउंटिंग में करेंगे उससे ज्यादा हमें अच्छे से लंबी उज्जाई आनी चाहिए।
बाद हम देखते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बच्चों के लिए भी अच्छी होती है और एकाग्रता के लिए भ्रामरी बहुत ही अच्छी होती है। भ्रामरी प्राणायाम में भी ऐसे आप जितना करेंगे काउंटिंग के हिसाब से, उससे ज्यादा आप जितना लंबी करेंगे उतना भ्रामरी आपके लिए अच्छी होती है। भ्रामरी प्राणायाम को कैसे किया जाता है, तो हमारी ये अंगूठे से कान की छोटी सी ये हड्डी को हल्का सा दबाना है। उसके बाद सेकंड वाली उंगली माथे पे, थर्ड वाली उंगली आंखों के पास, फोर्थ वाली उंगली नाक के पास, चौथी पांचवी वाली उंगली हमारे गाल के ऊपर, और हमें हाथ को सीधा करना है और श्वास को भर के श्वास को छोड़ते समय भ्रमर की आवाज निकालनी है। उसके बाद आता है अग्निसार और नवली क्रिया। अग्निसार और नवली क्रिया हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है, उससे हमारा पाचन अच्छे से होने लगता है और हमारी पैंक्रिया भी अच्छे से काम करने लगती है। तो अग्निसार और नवली क्रिया हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो अग्निसार को कैसे किया जाता है, श्वास को भर के पेट को अंदर बाहर करना होता है और श्वास छूटने के बाद उसको बंद करना होता है। तो देखते हैं अग्निसार को कैसे किया जाता है। नवली क्रिया। नवली क्रिया भी श्वास को भरना है, राइट या लेफ्ट साइड से पेट को घुमाने का है। तो नवली क्रिया और अग्निसार क्रिया आपके योगा टीचर के सलाह के अनुसार और उनके देखरेख में करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे से अग्निसार और नवली क्रिया अभ्यास से आने लगती है। उसके बाद देखते हैं कर्णपीड़ा प्राणायाम। कर्णपीड़ा प्राणायाम हमारे कानों के लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है। जब हम फ्लाइट से जाते हैं तब हमारे कान बहुत दर्द करते हैं, तब के समय भी कर्णपीड़ा जरूर करनी चाहिए। कर्णपीड़ा प्राणायाम करने से कान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होने लगती है और कान में आने वाली आवाज भी कम होने लगती है। तो देखते हैं कर्णपीड़ा प्राणायाम को कैसे किया जाता है। श्वास को भरना है और नाक को बंद कर देना है और गाल को हमें फुला के वो इधर उधर घुमाना है। तो देखते हैं कैसे कर्णपीड़ा प्राणायाम किया जाता है। उसके बाद आता है शीतली शीतकारी शीतबंध प्राणायाम। शीतली शीतकारी शीतबंध प्राणायाम से हमारे शरीर में ठंडक पहुंचती है। तो गर्मी के दिनों में शीतली शीतकारी शीतबंध प्राणायाम जरूर करना चाहिए। तो देखते हैं शीतली शीतकारी शीतबंध कैसे की जाती है। तो शीतली हमारी जिह्वा को मोड़ के हमारे मुख से हमें श्वास को भरना है। तो देखते हैं शीतली प्राणायाम। उसके बाद आता है शीतकारी। हमें जिह्वा को पलटना है, उल्टा कर देना है और मुख से श्वास को भरना है। उसके बाद शीतबंध यानी दांतों को बंद करके दांतों के गैप से आपको हवा को लेना है। ये है शीतली शीतकारी शीतबंध। इसके करने से हमारे शरीर में ठंडक पहुंचती है और इसके कई सारे फायदे होते हैं। तो कम से कम हमें 5 तो शीतली शीतकारी शीतबंध करने चाहिए। उसके बाद हमें देखना है कुंभक को कैसे किया जाता है। तो कुंभक प्राणायाम में श्वास को भरना है और नाक को बंद करना है। जब तक आप होल्ड कर सकते हैं तब तक होल्ड करना है और धीरे से श्वास को छोड़ना है। तो देखते हैं कुंभक प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम में श्वास को भरना है और जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक होल्ड करना है और बाद में आपको हाथ को हटाने का और धीरे से श्वास को छोड़ने का है। कुंभक प्राणायाम करते समय हम त्रिबंध में भी कुंभक प्राणायाम को कर सकते हैं। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमें लेफ्ट नाक से श्वास को भरना है, राइट नाक से छोड़ना है, राइट नाक से श्वास को भरना है, लेफ्ट नाक से छोड़ने का है। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो लेफ्ट नाक से ही श्वास को भरना है और बंद करते समय भी लेफ्ट नाक से छोड़ के ही हमें बंद करना है। तो देखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम।
अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय हाथ को हम ऐसे 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 नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे हाथ में फिर दर्द होगा। हमें हाथ को ऐसे छाती के पास रख के ही अनुलोम विलोम करना चाहिए, तभी हम अनुलोम विलोम अच्छे से कर सकते हैं, नहीं तो हमारे हाथ में दर्द हो जाएगा। अनुलोम विलोम कम से कम 10 मिनट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा करना चाहिए। अनुलोम विलोम से हमारे शरीर में बहुत सारे फायदे होने लगते हैं। हमारे हार्ट के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही अनुलोम विलोम अच्छा होता है। तो दीर्घ श्वास आप जब भी करते हो तब आपको बहुत ही दीर्घ से करना चाहिए। बहुत काउंटिंग में ज़्यादा करने से ज़्यादा हमें दीर्घ श्वास लंबा करना चाहिए। उसके बाद कपालभाति। कपालभाति हमें कम से कम 7 मिनट करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट करनी चाहिए। भस्त्रिका भी कम से कम हमें 5 करनी चाहिए और ठंडी के दिनों में हम 10 तक भस्त्रिका कर सकते हैं। उज्जाई भी हमें 5 करनी चाहिए, भ्रामरी भी 5 करनी चाहिए, लेकिन उसको भी काउंटिंग के हिसाब से नहीं, तो एकदम हमें लंबी सी उज्जाई और भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। मूल बंध हमें कम से कम 10 तो जरूर करने चाहिए। त्रिबंध हमें बीच बीच में, हमारे प्राणायाम के बीच बीच में करने चाहिए। उसके बाद अग्निसार नौली क्रिया जो 5-5 बार तो जरूर करनी चाहिए। उसके बाद शीतली, शीतकारी, शीतबंध हमें 5-5 बार जरूर करनी चाहिए। कर्ण पीड़ा प्राणायाम हमें 3 बार करना चाहिए। उसके बाद कुंभक हमें 3 तो जरूर लगाने चाहिए। और अनुलोम विलोम 7 से लेकर मिनट से लेकर हमें आधे घंटे तक हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। प्राणायाम वैसे देखा जाए तो हमारी योगा टीचर के अनुसार और उनके देखरेख में ही करना चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हमने आज ये प्राणायाम कैसे किया जाता है ये हमने शॉर्ट में आपको बताया, और उसके फायदे भी बहुत सारे होते हैं। तो हमने जो महत्वपूर्ण फायदे हैं वही बताए हैं। तो आप जब भी प्राणायाम करते हैं तब रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और आपको जो आसन में अच्छा लगता है उस आसन में, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। उसी आसन में बैठिए। और मुद्राएं भी कई सारी होती है, आपके प्रकृति के अनुसार, रोगों के अनुसार आपको मुद्राएं करनी चाहिए। और अगर आप प्राणायाम करते हैं तब आप मेडिटेशन धुन लगा के या भजन लगा के अगर प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर के लिए और मन के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। और उसके बाद जब हम प्राणायाम का लास्ट करते हैं तब मंत्र पठन से और ओंकार जप से उसका लास्ट करना चाहिए। तो हमारा प्राणायाम की वजह से हमारे हेल्थ में तो बेनिफिट आते हैं और हमारा मन भी एकाग्र होने लगता है और वो ईश्वर की तरफ दौड़ने लगता है। इसका मतलब है प्राणायाम हमारी सेहत भी अच्छी करती है और मन भी एकाग्र करती है और हमें ईश्वर की तरफ लेके जाती है, और उसके कारण हम शांत शांत स्वभाव के होने लगते हैं और हमारे सामाजिक रिलेशन भी अच्छे से बढ़ने लगते हैं और हमारे भीतर पॉजिटिविटी बढ़ने की वजह से हम समाज सेवा में भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो प्राणायाम को जरूर जरूर करना चाहिए। एक भी ऐसा इंसान न हो कि वो प्राणायाम नहीं करे, क्योंकि हमारा खुद का एक्सपीरियंस है कि प्राणायाम की वजह से हमारे शरीर में, हमारे मन में और हमारे बर्ताव में बहुत ही फर्क आता है। हमारे भी शरीर में बहुत सुधार आया और हमारा मन एकाग्र होने लगा और हमें कभी भी नहीं लगता था कि हम ईश्वर की तरफ दौड़ेंगे, लेकिन हमें ईश्वर की तरफ भी हम जाने लगे हैं। तो आपको जरूर प्राणायाम करना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है आपको कि प्राणायाम को जरूर जरूर करिए और सुबह की हवा में ही आपको प्राणायाम करना चाहिए। सुबह जो प्राणवायु बहुत ज़्यादा होता है उस समय हमें सुबह की हवा में यानी 8 बजे के पहले प्राणायाम को जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो पे अगले विषय पे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।